जी, डिस्कशन हमने करनी है आज राइबोजाइम्स के ऊपर। और कल मैंने थोड़ी सी डिस्कशन इस हवाले से की थी कि जो राइबोजाइम्स हैं इनके अंदर जो वर्ड्स हैं वो इटसेल्फ भी क्या क्या हैं, वो असल में हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जाइम्स रेफर करते हैं एंजाइम्स को। ठीक है, यानी ये ऐसे आरएनएज हैं, आरएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एज एन एंजाइम वर्किंग करते हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि आपको अगर आप खास तौर पर एक बुक पढ़ें जो कि आपको इंटरनेट पर कहीं से भी नहीं मिलनी, बट दिस इज एन एक्सीलेंट बुक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। द ऑथर इज डी रॉबर्टीज। दो डी रॉबर्टीज इसमें आते हैं। असल में ये जो है वो मियाँ बीवी थे जिनका जो सेकंड नेम था, वो सर नेम वो डी रॉबर्टीज था, दोनों का ना, दोनों का एक ही फैमिली से ताल्लुक था। खैर, तो ये जो डी रॉबर्टीज हैं, ये इनकी अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको खास तौर पर एक वर्ड मिलता है और वो है एस एन आर एन ए। बल्कि ये सिर्फ आपको यहाँ नहीं मिलेगा, हर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक में आपको ये मिलेगा, और इसका मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है ये असल में इनकी, वैसे तो आज तक मुझे, आज तक तो नहीं, कुछ अर्सा पहले तक मुझे समझ नहीं आई थी कि ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्यों रेफर किया जाता है। हम तो 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, और आप यकीन करें कि अपने जमाने तालिब इल्मी में मैं इसको ऐसे इग्नोर करता था जैसे कहीं कोई टेक्स्ट पढ़ते हुए दरमियान में जैसे ये वर्ड आता था ना, मैं इसको फटाफट इग्नोर करके आगे निकल जाता था। मुझसे नहीं ये समझ आता था, मुझे नहीं समझ आया करता था कि ये क्या चीज है। अगर आप में से किसी की ये कंडीशन है, देन आप लोग आज जो है वो ये बात समझ लेंगे कि जहां पर भी एस एन आर एन ए का वर्ड आएगा, दैट इज एक्चुअली रेफरिंग टू द राइबोजाइम। ठीक है, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज जो हैं इस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज जो हैं ये, या जिनको राइबोजाइम का नाम दिया जाता है, या तो ये स्प्लाइसोसोम्स की फॉर्म में होते हैं, जिनको हमने कल पढ़ा था। ये स्प्लाइसोसोम असल में एक ऐसा ऐसा छोटी सी बॉडी है जिसके अंदर ये छोटे छोटे आरएनएज मौजूद होते हैं। कल भी जिसकी डायग्राम आपने जो है वो देखी थी, ऐसे करके ये आरएनएज मौजूद होते हैं, इस तरह से ऐसे मौजूद होते हैं, फिर ऐसे मौजूद होते हैं। ये इनका काम जो है वो होता है स्प्लाइसिंग। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज जो हैं वो मौजूद होते हैं। हमारा इस वक्त पर्पस जो है वो ये डिस्कस करना नहीं है कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। हमारा पर्पस ये है कि वेयर इन द न्यूक्लियस डज द आरएनए परफॉर्म एज एन एंजाइम। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर आरएनए जो है वो किसी भी एंजाइम के तौर पर, वेयर इन द न्यूक्लियस द आरएनए परफॉर्म्स एज एन एंजाइम, आरएनए जो है वो एंजाइम के तौर पर वर्क कहाँ कहाँ करता है। अब यहाँ पर जो है वो, अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ कि राइबोजाइम्स की एक और शक्ल भी है, और वो क्या है, वो है इंट्रॉन्स इटसेल्फ। यानी इंट्रॉन्स भी एज ए राइबोजाइम वर्किंग करते हैं। साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व ये किया कि ये जो आरएनए बना था, इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा अपने ही आप को क्लीव कर देता है आरएनए से। यानी ये जो स्प्लाइसिंग है, इसके लिए सम टाइम यू डू नॉट इवन नीड स्प्लाइसोसोम, डू नॉट इवन नीड स्प्लाइसोसोम। हमें सम टाइम जो है वो स्प्लाइसोसोम चाहिए भी नहीं होते। बल्कि क्या होता है कि ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको कल क्या बताया था, दे इंटरवीन एक्चुअली। ये फॉर एग्जांपल ये इंट्रॉन है, ठीक है। अब अगर ये इंट्रॉन है तो सम टाइम क्या होता है कि ये इंट्रॉन ही एज ए राइबोजाइम एक्ट करता है। ये इंट्रॉन ही आरएनए से बने हुए एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है, और ये अपने आप को खुद ही अलहदा कर लेता है। यानी अगर ये एक्सॉन है जो एक्सप्रेस होने वाला है, ये भी एक्सॉन है, तो फिर ये जो इंट्रॉन होता है ये सेल्फ स्प्लाइसिंग का काम करता है। यानी ये वाला जो इंट्रॉन होगा ये अपने आप को ही स्प्लाइस करके अलहदा कर देगा और बाकी आरएनए को फाइनलाइज करके न्यूक्लियस से बाहर भेज देगा। तो ऐसे इंट्रॉन्स भी साइंटिस्ट जो है उनको मिले, और ये यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको बता, तो एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था, यहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ है, जैसे इस जगह। अब वही बात है ना कि 11th और 10th एडिशन में जो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, वो यहाँ पर जो है वो चीज यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है वो बाकायदा उस एक्सपेरिमेंट में मेंशन किया हुआ है कि जो इंट्रॉन्स हैं
वो खुद भी क्या कर सकते हैं, वो खुद ही अपने आप को मेन आरएनए से क्लीव कर लेते हैं और एक्सॉन्स को जो है वो आपस में मिला देते हैं। तो एक राइबोजाइम यानी राइबोसोमल एंजाइम के तौर पर, सॉरी, आरएनए एंजाइम के तौर पर वर्किंग करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा मॉलिक्यूल किसका है, ये पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है आरएनए का। अब अगर ये पूरा मॉलिक्यूल आरएनए का बना हुआ है तो ये जो हिस्सा होगा यानी इंट्रॉन वाला जो पार्ट होगा, ये भी ऑब्वियसली किसका बना हुआ होगा, आरएनए का। तो अगर यही एंजाइम के तौर पर एक्ट करना शुरू कर दे तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, राइबोजाइम कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन आरएनए मेक्स इट अ राइबोजाइम। सबसे पहले किसी भी आरएनए की जो है वो प्रॉपर्टी उसको एंजाइम कैसे बना देती है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए मेक्स इट अ राइबोजाइम। अब यहां पर जो गौरतलब बात है बेटा वो ये है कि एंजाइम के, सबसे पहले तो ये समझिए कि एंजाइम के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मेक इट एंजाइम कर लीजिए, एंजाइम लिख दिया था मैंने, मेक इट एन एंजाइम। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो जो एंजाइम होते हैं उसके क्या फीचर होते हैं। जी बेटा, कोई बताएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंजाइम? सर एंजाइम्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो ज़्यादा जल्दी से हो। ओके फाइन। और सबसे पहले जो एंजाइम में आपको मिलता है वो है 3D स्ट्रक्चर। हर एंजाइम जो प्रोटीन का बना हुआ होता है उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी एंजाइम की पिक्चर देखते हैं ना, तो आपको एंजाइम किस तरह की शेप में मिलता है, और कीजिएगा, एंजाइम आपको इस तरह की रैंडम चेन की शक्ल में मिलता है जिसका एक पार्ट नहीं होता बल्कि कई पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने रेड पार्ट अभी बनाया है ना, तो अगर मैं इस एंजाइम के अंदर ये रेड पार्ट छोटा सा बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेड पार्ट छोटा सा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये जो ये जो ऑरेंज पार्ट है ये एक्चुअली ब्लू पार्ट के पीछे छुपा हुआ है। यानी अगर आप यहाँ ऑरेंज पार्ट जो है वो ज्यादा बना देते हैं तो इसके पीछे आपको थोड़ा सा ब्लू पार्ट भी नजर आएगा। इसका मतलब क्या है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि एंजाइम कोई सिंगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एंजाइम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप स्पेस, टाइम और विड्थ तीनों में देख सकते हैं। जब आपको उस फील्ड का नाम पता है जिसमें आप एंजाइम्स की जो है वो शेप्स बनाते हैं, या किसी भी फील्ड, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बनाते हैं, कंप्यूटराइज शेप बनाते हैं, डेटा फिक्स करते हैं, उस फील्ड को आप कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप डायग्राम, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तमाम मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनल्स की डायग्राम, उनकी शेप्स देखते हैं, रफ शेप। उसके बाद आप साइंटिस्ट की हेल्प से उस ऑर्गेनल की पूरी एक शेप कंप्यूटर पर ड्रॉ करते हैं और फिर कहीं जाके वो आपके पास कंप्यूटर में बुक में अवेलेबल होती है। तो ये जो आपके पास यहाँ पिक्चर्स अवेलेबल हैं, दीज आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द फील्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आप हाई ग्राफिक कंप्यूटर यूज करते हुए 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी शेप बना सकते हैं। तो एंजाइम की पहली शर्त ये होती है कि देखिए वो बना तो प्रोटीन से है, ठीक है, लेकिन एंजाइम होने के लिए अब हमें ये पता लग गया कि किसी भी मॉलिक्यूल का प्रोटीन होना लाजमी नहीं है। नंबर 2, एंजाइम होने के लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि उसकी एक फंक्शनल शेप हो, 3 डायमेंशनल शेप हो। तो जो आरएनए होता है उसकी भी एक फंक्शनल शेप होती है। याद रखिए, ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या ये जो राइबोजाइम्स होते हैं ना, इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ये मैं अब आपको जो है वो इसका आइडिया देता हूँ। आपने आमतौर पर क्या पढ़ा हुआ है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन एक बात आपको यहां पर मैं और बता दूं कि ये जो आरएनए होते हैं, ये इनकी अंदर जो है वो एक कैपेसिटी होती है और वो ये होती है कि दे कैन फोल्ड ऑन देयर सेल्फ, अपने ही ऊपर फोल्ड हो सकते हैं। अपने ऊपर फोल्ड होने का क्या मतलब है, दे कैन बी टर्न इनटू अ 3 डायमेंशनल शेप। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी भी राइबोजाइम की शेप ऐसे पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इस शेप का मतलब क्या है। इस शेप को अगर मैं आपको इनलार्ज करके दिखाता हूं, गौर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। इस शेप का मतलब कुछ यूं है कि इस राइबोजाइम में जो पॉइंट्स आपको अंदर की तरफ कर्व हुए हुए नजर आ रहे हैं वहां कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, और जो आपको बाहर की तरफ एक दूसरे से रिपेल होते नजर आ रहे हैं वहां नॉन कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर ये जो एरिया है इसके अंदर क्या मौजूद है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी यहां पर वो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है जो आपस में पेयर कर सकते। फॉर एग्जांपल यहां एज्यूम कर लीजिए ए के सामने जी आ रहा है, अब दोनों पायरिमिडीन्स हैं। अगर दोनों पायरिमिडीन्स हैं तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल पायरिमिडीन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर भी ले तब भी वो मॉलिक्यूल को चौड़ा कर देती है। ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि पायरिमिडीन्स अगर दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगी तो वो मॉलिक्यूल को चौड़ा कर देंगी अपने आइडियल साइज से। तो ये जो दो एरियाज अपने आप को रिपेल कर रहे हैं, ये यहाँ पर पायरिमिडीन पायरिमिडीन फॉर एग्जांपल मौजूद है, और ये जो दोनों एरियाज एक दूसरे के करीब मौजूद हैं, इसका मतलब है यहाँ पर क्या चीज मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और यहाँ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मौजूद हैं। अब ये जो चीज है ये आपको क्या बताती है कि ये असल में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि हम देखते 2 डायमेंशन में। अब हम यहाँ पर बोर्ड पे शीट पे जो कुछ भी बना रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन एक्चुअली वो स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल है। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ से देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो यहां पर आएगा ट्रांसफर आरएनए। अब ये ट्रांसफर आरएनए है बेटा, बेसिकली ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना, ये आपको किस डायरेक्शन में शो हो रहा है? ट्रांसफर आरएनए आपको डायरेक्शन में शो हो रहा है जेड एक्सिस की। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में शो होने का क्या मतलब है कि एक्चुअली ये वाला जो लूप है ये राइट साइड पर नहीं है बल्कि ये बैक साइड पर है। आप यूं कह लीजिए ये बुक के पेज के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ये असल में इस तरह से है। 3 डायमेंशनल शेप का मतलब ये होता है कि वो जो एक कोई भी मॉलिक्यूल है वो असल में 2D शेप में नहीं होगा बल्कि ये ऐसी इस शेप में होगा। और इस शेप का मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर सिर्फ सामने से नहीं अपीयर होता बल्कि उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट डोमेन्स बनी हुई होती हैं, डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूं ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए की मिसाल इसमें बड़ी परफेक्ट फिट होती है। ट्रांसफर आरएनए जो है उसका काम होता है अमाइनो एसिड लेकर आना, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी कई डोमेन्स हैं, ठीक है। ये जो डोमेन्स हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल डोमेन्स ओनली एग्जिस्ट विद इन एंजाइम्स। यानी एक ही मॉलिक्यूल का इस सेंटेंस का मतलब समझने के लिए आप जरा इस बात को समझिएगा। डोमेन का मतलब होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट फंक्शनिंग एरियाज एग्जिस्ट इन एंजाइम। याद रखिए, अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट फंक्शनिंग एरियाज होंगे तो हम ये कहेंगे कि उस एक मॉलिक्यूल की मल्टीपल डायमेंशंस हैं। तो आप जरा यहां पर अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेटा ये जो लूप है इसका फंक्शन डिफरेंट है, ये लूप जो है इसका फंक्शन डिफरेंट है, इस लूप का फंक्शन डिफरेंट है, इस लूप का फंक्शन डिफरेंट है। यानी एक ही आरएनए के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स लगी हुई हैं जो डोमेन्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो ये जो चीज है ये आपको क्या बताती है कि एक्चुअली देयर इज द ट्रांसफर आरएनए ऑल्सो एक्ट एज ए राइबोजाइम। ट्रांसफर आरएनए भी राइबोजाइम के तौर पे एक्ट करता है, इवन राइबोसोमल आरएनए भी राइबोजाइम के तौर पे एक्ट करता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसका काम क्या होता है, ये आपके जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर आकर अटैच होता है और उसके ऊपर आकर अटैच होकर उसको रीड करता है, ठीक है। तो ये भी राइबोजाइम के तौर पर यूज हो सकता है। अच्छा, एक कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हमने ये कहा कि उसके अंदर डोमेन्स होनी चाहिए, डोमेन्स। और हमने ये बता दिया कि डोमेन्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनिंग पोर्शंस जो हैं वो उस मॉलिक्यूल में मौजूद होने चाहिए और ये राइबोजाइम में मौजूद होते हैं। दैट आल्सो प्रूव देम एज एन एंजाइम। और तीसरी एक और चीज एंजाइम के अंदर जो है वो क्या होते हैं बेटा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है या आप एक्टिव को छोड़ें, जो एंजाइम की बाइंडिंग साइट होती है उस पे ऐसी क्या चीज होती है जिसके जरिए एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट से? अमाइनो एसिड। थोड़ा सा और आगे जाइए अमाइनो एसिड से, ये मैंने बताया भी हुआ है आपको। प्रोटीन। अमाइनो एसिड के ऊपर चार्जेस होते हैं। किसी भी एंजाइम के अंदर अपने सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए जो मोस्ट पर्टिकुलर चीज होती है
वो होती है कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स। उस एंजाइम के अंदर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद हो जो उसको उसके सबस्ट्रेट से अटैच कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो बाइंडिंग साइट के हवाले से पढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर क्या मौजूद है, चार्जेस मौजूद हैं। अब राइबोजाइम के ऊपर ऐसी क्या चीज मौजूद है बेटा? राइबोजाइम के अंदर जो एबिलिटी मौजूद है वो है अपने सबस्ट्रेट से क्या करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेना। ये अपने सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और अपने सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उतना उनको अपने साथ अटैच करते हैं और अटैच करके उनको कैटालाइज करते हैं। सो इट डेफिनेटली मीन्स कि जो राइबोजाइम है उनके अंदर एंजाइम वाले फंक्शंस मौजूद हैं। दैट इज व्हाई दे आर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर रोल ऑफ एंजाइम। अगरचे हमारी बॉडी में हर जगह राइबोजाइम वर्किंग नहीं कर रहे, लेकिन जितना वर्क न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है ना, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, न्यूक्लिक एसिड से जो एसोसिएटेड है वर्क, उसमें राइबोजाइम का काफी ज्यादा रोल है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो एक थोड़ा बहुत आइडिया आता है राइबोजाइम्स के हवाले से। राइबोजाइम की जो है अपना फंक्शनल एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस जो है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो बताइए। जी बेटा। नहीं क्वेश्चन? श्योर। ये पहले पढ़ा हुआ है या नहीं बात है? सर पढ़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ है, सही। ये तीनों बातें पढ़ी हुई हैं, इसके अंदर ये तीन कैरेक्टर्स होते हैं। ये सब पढ़ा हुआ है मगर इतना डिटेल में नहीं। यानी आप लोगों ने किस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है? सर 5th में पढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा याद नहीं है अब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, अच्छी बात है ये। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इसमें एक और चीज जो बड़ी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो वही चीज है जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी, तो इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। वो है ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक ही जीन जो है वो मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए कोड कर सकता है अगर आप उसको क्या कर दे, डिफरेंट, मैंने वर्ड यूज किया था डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग का। डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग क्या होता है कि एक ही आरएनए को आप डिफरेंट अंदाज से उसको स्प्लाइस कर दें। एक ही आरएनए के अंदर जो इंट्रॉन एक्सॉन है, कभी एक सीक्वेंस को इंट्रॉन बना दे, दूसरे को एक्सॉन बना दे, कभी दूसरे को एक्सॉन बना दे, पहले को इंट्रॉन बना दे। इसको जो है वो, ये जो शफल होता है, इसको आप कहते हैं ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग। ये यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अब ये जो ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये जो इसका एवोल्यूशन में क्या रोल रहा है, इस ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से मल्टीपल प्रोटीन्स जनरेट होती रही हैं। मल्टीपल प्रोटीन्स जनरेट होती रही हैं और मल्टीपल प्रोटीन्स जनरेट होने में, अगर फर्ज करें, एक तो ये है कि फिक्स्ड प्रोटीन्स है ना, फिक्स्ड प्रोटीन्स है। दो अंदाज हो सकते हैं बात करने के। एक ये है कि प्रोटीन्स मल्टीपल हैं लेकिन फिक्स्ड हैं, एक ही तरह, मतलब आपने एक जीन से 3 प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है, फर्ज कर लिया। आप उसकी ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं तो वो 3 ही प्रोड्यूस होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब अगर वो 3 हो रही हैं तो वो 3 भी एवोल्यूशन कोई नहीं ला रही। क्यों नहीं ला रही? क्योंकि हो तो 3 ही रही है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो रही। अगर 3 से ज्यादा नहीं हो रही, इसका मतलब है एवोल्यूशन का तो जरिया नहीं है वो तो उसी ऑर्गेनिज्म की एक हैबिट है कि कभी वो एक तरह की प्रोटीन उस जीन से बना लेता है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के जरिए, कभी वो दूसरी तरह की बना लेता है, कभी वो तीसरी तरह की बना लेता है। वो उस ऑर्गेनिज्म की खास बात है। लेकिन अगर इस ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में शिफ्ट आ जाए या मिस्टेक हो जाए और उससे कोई ऐसी प्रोटीन बन जाए जो या तो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए सिलेक्ट हो जाए या नेचुरल सिलेक्शन के जरिए रिजेक्ट हो जाए, तो क्या होगा? तो उसमें पॉपुलेशन के अंदर जो है वो उस जीन की फिनोटाइप का फर्क आ जाएगा, उस जीन की पर्टिकुलर फिनोटाइप का फर्क आ जाएगा। आपको मैं एक चौंका देने वाली बात बताता हूं कि जो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है, ये जो आपके पास सेक्सुअल डिफरेंस होता है ड्रोसोफिला का, सेक्सुअल डिफरेंसेस इन ड्रोसोफिला, उसमें ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का बड़ा फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ करते हैं, ये देखिए,
Sex difference in fruit flies are largely due to differences in how males and females splice the RNA transcribed from certain genes. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आपको याद होगा, आपने जो है वो एक बात पढ़ी हुई है कि जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर आप X रेशो A निकालते हैं. ठीक है, ये अब जेनेटिक्स थोड़ी सी वापस आ रही है, क्लासिकल जेनेटिक्स. X जो है वो होता है सेट ऑफ ऑटोसोम्स, पेयर ऑफ ऑटोसोम्स. ठीक है, पेयर ऑफ ऑटोसोम्स. तो इसमें जो है वो आप कहते हैं कि, और A जो है वो सॉरी, पेयर ऑफ ऑटोसोम नहीं, सेक्स पेयर. X रेफर करता है सेक्स पेयर को. ठीक है, नंबर ऑफ सेक्स, या आप इसको सिंपली कह लीजिए नंबर ऑफ X. ठीक है, नंबर ऑफ X. अब इसमें नंबर ऑफ X में आपके पास क्या है कि मेल में नंबर ऑफ X जो है वो 1 होता है. ठीक है, और दूसरा अब जब भी नंबर ऑफ X 1 होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मेल होगा. X नॉट हो जाए या XY हो जाए वो मेल होगा. ठीक है, और एक ऑटोसोमल सेट मौजूद होगा. तो ये ऑब्वियसली जो है वो ये क्या चीज होगी, ये इसको अगर मोर पर्टिकुलरली करते हैं तो फीमेल्स जो हैं उनके अंदर और मेल्स के अंदर जो ड्रोसोफिला में इस रेशो का फर्क आता है उसको देख लेते हैं. मेल्स जो होते हैं ना ड्रोसोफिला के, उसमें X रेशो A क्या आती है, ऑटोसोमल हमेशा पेयर में होते हैं. तो आप क्या कहते हैं, ऑटोसोम के 2 सेट मौजूद हैं, लेकिन जो X है वो क्या है, वो है 1. तो जो मेल्स होते हैं ड्रोसोफिला के, उसमें हमेशा जो रेशो होती है वो होती है 1:2. अब जब भी ड्रोसोफिला में 1:2 आएगा तो वो मेल होगा. इसका मतलब है चाहे ड्रोसोफिला में Y है या नहीं है. 1:2 का क्या मतलब है बेटा, गौर कीजिए. 1:2 का मतलब ये है कि एक X होना लाजमी है. अगर एक X है तो वो मेल है. इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोसोफिला में अगर X नॉट भी हो जाएगा तो वो मेल होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें बाकी पूरा ऑटोसोमल सेट जो है वो तो पेयर की फॉर्म में मौजूद है, 1:2 है, लेकिन X है और X 1 है. इसका मतलब है ये अंडरस्टूड क्या होगा, ये मेल ही होगा. X नॉट वाला भी ड्रोसोफिला में मेल होगा और XY वाला भी ड्रोसोफिला में मेल होगा. ठीक है, और जो फीमेल होगी उसमें हमेशा ड्रोसोफिला में गौर कीजिए क्या आएगा, अगर X जो है वो सेक्स पेयर को रेफर कर रहा है और A जो है ऑटोसोमल पेयर को रेफर कर रहा है, तो X रेशो A बनाइए, फीमेल में 2:2 ही आएगा, क्योंकि 2 X पेयर्स हैं, 2 X के क्रोमोसोम्स हैं, और 2 ही जो सेट हैं वो किसके हैं, ऑटोसोम के 2 सेट हैं. तो इसका मतलब ये होगा कि फीमेल, ड्रोसोफिला की फीमेल में 2:2 आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर ड्रोसोफिला की फीमेल XX है तो वो फीमेल होगी, लेकिन अगर ड्रोसोफिला की फीमेल X नॉट हो जाती है तो वो फीमेल नहीं रहेगी बल्कि मेल हो जाएगा. ठीक है, अब ये फर्क क्यों आ रहा है. अब आइए ह्यूमन में, मैं अब आपको थोड़ी सी एक कंपैरिजन बताने लगा. अब आप आइए ह्यूमन में. ह्यूमन के अंदर जो है वो मेल क्या होगा, ह्यूमन के अंदर मेल सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है कि वो 1:2 हो, लेकिन उसके साथ Y लाजमी मौजूद हो, उसके साथ Y लाजमी मौजूद हो. क्योंकि अगर जो है अपना मेल है उसमें अगर 1:2 आता है लेकिन उसमें Y एब्सेंट होता है, तो ऐसी सूरत में जो X नॉट होगा ह्यूमन में वो क्या बन जाएगी, वो फीमेल बन जाएगी. अब यहां पर जो फर्क मैं आपको बताना चाह रहा हूं फ्रूट फ्लाई में, वो क्या है, वो ये है कि ह्यूमन के अंदर X नॉट फीमेल क्यों हो जाती है और ड्रोसोफिला के अंदर X नॉट मेल क्यों हो रहा है. उसकी वजह डिफरेंशियल आरएनए या अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग है. यानी असल में जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर जो X है वो मेल कैरेक्टर लेकर आ रहा है, Y तो बस कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स लेकर आता है. ठीक है, असल में जो मेलनेस के कैरेक्टर लेकर आ रहा है वो X लेकर आ रहा है. लेकिन यही X जब फीमेल में जाता है, सॉरी, यही X जो है, हाँ जी मैंने यही करना था, ये X है ना, यही X जब 2 दफा फीमेल में जाता है तो ये क्या परफॉर्म करना शुरू कर देता है, फीमेल कैरेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर देता है. इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो असल में ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग है. X जो है वो अगर मेल में आएगा तो इसका मतलब है वो डिफरेंट तरह के जीन्स कोड कर रहा है, या कम से कम जो जीन्स वो कोड कर रहा है उनकी जो स्प्लाइसिंग हो रही है वो अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग हो रही है. ठीक है, और जो जब ये XX हो जाता है तो वो जो स्प्लाइसिंग हो रही है वो अल्टरनेटिव हो रही है, यानी वो और किस्म की स्प्लाइसिंग हो रही है. इसी वजह से ड्रोसोफिला में जब एक दफा X आ रहा है तो मेल बन रहा है
और जब 2 दफा एक्स आ रहा है तो फीमेल बन रहा है। ये है ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग। आप खुद गौर कर लीजिए, एक्स नॉट से लॉजिकली क्या होना चाहिए था ड्रोसोफिला में? एक्स नॉट से लॉजिकली ड्रोसोफिला में वही होना चाहिए था जो ह्यूमंस में हो रहा है, यानी फीमेल होनी चाहिए थी। लेकिन एक्स नॉट से भी मेल, एक्स वाई से भी मेल। लेकिन जब वही क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाता है? वो फीमेल बनना शुरू हो जाती है। तो ये किसका रिजल्ट है? ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग का नतीजा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ऑलरेडी हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं पता होती, हमें क्रोमोसोमल लेवल पर जो पता होती है कि क्रोमोसोम जो है अगर एक्स एक्स होंगे तो फीमेल है, एक्स नॉट है तो ड्रोसोफिला में मेल है और एक्स वाई भी मेल है। ये हम रैंडमली बात कर लेते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जो उसकी बेस है वो हमें नहीं पता होती कि असल में उसकी बेस ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग होती। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हमें बताता है splicing is one reason human can get along with about the same number of genes as nematode। अब कहाँ nematode और कहाँ ह्यूमन, कहाँ nematode के चंद कैरेक्टर्स और कहाँ ह्यूमन के ह्यूज सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन हमारे जीन्स निमाटोड के जीन्स के बराबर होते हैं, लेकिन हमारे जीन्स में क्या होता है? ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। एक जीन कई कई जो है वो प्रोटीन्स की कोडिंग कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ जीन्स निमाटोड के बराबर भी हैं तब भी आप जो है वो ज्यादा कैरेक्टर आप में हैं एज कंपेयर टू निमाटोड। अब यहां आके हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा शफल हो जाता है, हमारा कॉन्सेप्ट हिल के रह जाता है। आप अंदाजा करें जेनेटिक्स में अनसर्टेनिटी कितनी है। एक ही जीन है, वो 2 तरह की प्रोटीन्स बना रहा है। अब आप या तो उसको मजबूर करें कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने पे, वरना उसकी जो मर्जी होगी वो तब वही प्रोटीन बनाएगा जब उसको ब्रेन या ब्लड कमांड करेगा। ब्लड में फलां चीज कम है, आप इंसुलिन बना लो। ठीक है, उसी जीन से फर्ज कर लिया उसी जीन से कोई और प्रोटीन बनती है, वो किसी टाइम पे कोई और बना रहा होगा, किसी टाइम पे कोई और बना रहा होगा। अब ये जो चीज है ये गौर तलब है कि भाई एक ही जीन से 2 डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो बन सकती हैं। जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है, प्रोटीन्स तो नहीं है लेकिन अमाइंस है। ठीक है, अब एक ही जीन से आप बना सकते हैं एपिनेफ्रिन फॉर एग्जांपल, और उसी जीन से आप बना सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब वो उनमें फर्क आ जाता है, माइनर अमाइनो एसिड्स के फर्क से वो क्या हो जाता है? एक एपिनेफ्रिन हो जाता है, दूसरा नेफ्रिन जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन हो जाता है। इसका जो है वो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जीन कमांड मिलने पे डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स या डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स को जो है वो कोड कर सकता है। और ये चीज जो है ये ह्यूमन के अंदर बहुत जगहों पर ऑब्जर्व की जा सकती है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें जो है वो ये बात बताता है। ठीक है, तो ये जो है वो आरएनए स्प्लाइसिंग की ये एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। डोमेन्स की बात की है इन्होंने वंस अगेन, वो जो मैंने आपको बात की। हाँ जी, ये देखिए पोटेंशियली बेनिफिशियल एक्सॉन शफलिंग, ये पॉइंट मुझे असल में भूल रहा था जिसकी वजह से मैं बुक देख रहा था। बेटा एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं एक्सॉन शफलिंग। एक्सॉन शफलिंग क्या चीज है? एक्सॉन शफलिंग ये चीज है कि असल में एक्सॉन्स जो हैं वो एक्सॉन्स की एक फिनोमिना आपने पढ़ा हुआ है क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, उसमें जो हेल्प आउट करते हैं वो कौन होते हैं? वो इंट्रॉन्स होते हैं। असल में यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंट्रॉन्स actually make the crossing over more efficient। इंट्रॉन्स एक्चुअली मेक इट मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट का क्या मतलब होगा? ये जो इसमें जो भी शफलिंग ऑफ जीन्स होगी वो ज्यादा एफिशिएंट हो सकेगी और जो वैरायटी आने का चांस है वो इंट्रॉन्स की प्रेजेंस में, जिस क्रोमोसोम में जितने ज्यादा इंट्रॉन्स होंगे उन क्रोमोसोम्स में उतने ही ज्यादा शफलिंग के चांस होंगे। यहां से आइए आप मेंडल के, जब आपने जेनेटिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने ये कहा था कि जीन्स दोनों इकट्ठे भी ट्रांसफर हो सकते हैं और अलग-अलग भी हो सकते हैं। अगर 2 जीन्स के दरमियान में जो फिजिकल लिंकेज है, एज्यूम कीजिए 2 जीन्स के दरमियान में जो फिजिकल लिंकेज है उसमें इंट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इस बात का ज्यादा चांस होगा कि वो दोनों जीन इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो एज कंपेयर टू। अगर बेटा 1 मिनट रुकिएगा, मेरी इसकी बैटरी लो होगी।
जी बेटा। जी मैं ये कह रहा था कि अगर दो जीन्स जो हैं उनके दरमियान में इंट्रॉन मौजूद है या इंट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि उनकी जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें वो दोनों जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएं। जेनेटिक मैपिंग याद कीजिए। और अगर दो जीन्स जो हैं उनके दरमियान में इंट्रॉन्स नहीं है या कम इंट्रॉन्स हैं या एक इंट्रॉन है, तो इस बात का कम चांस है कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हों, बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो एज ए पैकेज दूसरी नस्ल में चले जाएं। तो यहां से हमें एक और बात पता लगती है कि जो वैरायटी है वो बेसिकली उसमें इंट्रॉन्स जो है उनका काफी ज्यादा रोल होता है। ठीक है। और ये जो सेगमेंटल डिफरेंस है, पूरा पूरा सेगमेंट ट्रांसपोर्ट होना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसमें भी जो इंट्रॉन्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। और जितने ज्यादा इंट्रॉन्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा और उतनी ही अच्छी क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन है तो बताइए। सर इंट्रॉन्स को तो स्प्लाइसिंग के दौरान काट दिया जाता है ना, तो फिर इंट्रॉन्स का क्या लेना देना, यानी कि अब इंट्रॉन्स ने जब लैदा हो जाना है तो दो जीन्स के दरमियान में जो इंट्रॉन है उसमें सेपरेट हो जाना है, तो दो जीन्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर इंट्रॉन्स ज़्यादा हैं या नहीं है, इसका वैरायटी मतलब इससे क्या वैरायटी आएगी? दो जीन्स जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, दो जीन्स जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं या एक पैकेज की सूरत में हैं या बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं, ठीक है, और उसको कंपेयर करें दो ऐसे जीन्स के साथ जो आपस में लिंक्ड तो हैं लेकिन उनके दरमियान में इंट्रॉन्स हैं। अब देखिए, स्प्लाइसिंग तो सिर्फ और सिर्फ होनी है ड्यूरिंग जब आरएनए बन जाएगा तब। मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस के दरमियान जीन्स की शफलिंग की। जिनके दरमियान में कम इंट्रॉन्स होंगे उनकी शफलिंग या उनका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके चांसेस लेस होंगे एज कंपेयर टू ऐसे दो जीन्स जिनके दरमियान में इंट्रॉन्स ज्यादा हैं, उनकी शफलिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। ये है बात जिसकी बेस पे मैं वैरायटी कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है बेटा कि आप ये भी तो देखिए ना कि इवन इंट्रॉन्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, इंट्रॉन्स को बदला भी जा सकता है। कभी फलां पोर्शन इंट्रॉन के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, कभी फलां पोर्शन। ठीक है। तो ये भी तो जो है वो सिर्फ कब फैसला किया जाता है इस बात का, जब स्प्लाइसिंग करनी होती है। ठीक है। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो बाकायदा इंट्रॉन्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक जीन है वो बनाता ही एक प्रोटीन है, ठीक है, एक जीन बनाता ही एक प्रोटीन है, तो उसके दरमियान के जो इंट्रॉन्स होंगे वो परमानेंट होंगे। यानी हर दफा सेम जो इंट्रॉन्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, हर दफा सेम इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा। ठीक है। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके इंट्रॉन्स परमानेंट नहीं होते। अब गौर कीजिएगा बात के ऊपर, जिन जीन्स के दरमियान में इंट्रॉन्स परमानेंट होंगे उन जीन्स की जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो ज्यादा जो है वो मतलब प्रोमिनेंट होगी, यानी उनकी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकेगी एज कंपेयर टू जिनके जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स हैं वो ऑल्टरनेट होते रहते हैं। उससे तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे ना। फर्ज करें आपने क्रॉसिंग ओवर करवानी है, क्रॉसिंग ओवर में कौन सा पोर्शन इंट्रॉन के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एक्सॉन के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, ये सिर्फ वहां तय हो सकेगा जहां इंट्रॉन परमानेंट है। अगर इंट्रॉन जो है वो शफल हो जाते हैं, एक दफा इंट्रॉन डिफरेंट है, अगली दफा इंट्रॉन डिफरेंट है, तो तब जो शफलिंग होगी वो इंट्रॉन की बेस पर नहीं होगी, तब टोटल रैंडम होगी। लेकिन जहां इंट्रॉन्स परमानेंट हैं उन पोर्शंस में, क्रोमोसोम के उन पोर्शंस में क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होता है। यहां असल में ये बात की गई है। और हाँ, एक बात के बाद आपके अगले क्वेश्चन लेता हूं। इंट्रॉन्स के हवाले से एक और बात भी की जा रही है यहां पर आपकी इसी बुक में कि इंट्रॉन्स की वजह से सम टाइम जो डिलीशन या एडिशन या इन्वर्जन होती है वो इंट्रॉन्स की वजह से आती है। फर्ज करें एक जीन के दरमियान में जो इंट्रॉन है वो यकदम कट के दूसरी तरफ चला गया, एक ही जीन था उसके दरमियान में दो इंट्रॉन है। फॉर एग्जांपल 10 कोडिंग रीजन है, 10 एक्सॉन्स हैं, 3 इंट्रॉन्स हैं। ऐसा होता है कि परमानेंट इंट्रॉन जो है वो कट के दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाता है, लेकिन कौन सा, दूसरा इंट्रॉन चला जाता है। अब इसका मतलब है एक इंट्रॉन
प्लस उसके बाद के जितने जीन्स थे वो पिछले क्रोमोसोम पे रह गए, यानी कुछ जो सीक्वेंस है वो डिलीट होकर एक में आ गया, कुछ सीक्वेंस पीछे रह गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिलीशन है उसके चांसेस किसकी वजह से होते हैं, इन इंट्रॉन्स की वजह से भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जी बेटा। और सर देखें, इंट्रॉन और एक्सॉन से ये मैसेंजर आरएनए के लिए टर्म यूज़ की जाती है, तो जीन्स के लिए तो की ही नहीं जाती। और सर इसमें तो इतनी प्रॉब्लम होगी ना कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स जब मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो तो रैंडम होता है ना क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह तो कोई मे भी आधा इंट्रॉन उधर चला जाए, आधा एक्सॉन इधर आ जाए, इस तरह नहीं होगा? जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मिस्टेक्स के चांसेस हैं। ये जो डुप्लीकेशन वगैरह हो जाती है, आधा क्रोमोसोम दूसरे पे अटैच हो गया, ठीक है। अब अल्लाह ताला सबको बचाए, डाउन सिंड्रोम बहुत एग्जिस्ट करती है, हो सकता है उसकी रीज़न ये हो, तो ऐसा बिल्कुल चांस मौजूद है। लेकिन इसको एक और एंगल से देखिए, एक मिनट रुकिएगा, इसको एक और एंगल से देखिए। एवोल्यूशन के मुताबिक जो वाई क्रोमोसोम है, इसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, वाई क्रोमोसोम बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब वाई क्रोमोसोम किसी भी क्रोमोसोम का टूटा हुआ टुकड़ा हो सकता है जो कि परमानेंटली एक क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट हो, क्रोमोसोम के तौर पर एग्जिस्ट कर बैठे, या ऐसा हो सकता है कि एवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन जीन्स जब 46 हुए, और कीजिए मेरी बात, ह्यूमन जीन्स जब 46 हुए तो उस वक्त जो रोल था उनको 46 करने का, 45 से 46 करने का, या 44 से 46 करने का, या किसी भी क्रोमोसोम नंबर से 46 करने का जो रीजन थी, उसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि इंट्रॉन्स का रोल हो, जिन्होंने किसी वजह से आधा क्रोमोसोम काट के दूसरे पे लगा दिया हो। जैसे आप कहते हैं कि आपका क्रोमोसोम नंबर 1 बहुत बड़ा है, लंबा सारा क्रोमोसोम है। अब हो सकता है कि ये शुरू से एज ए सिंगल क्रोमोसोम एग्जिस्ट ना करता हो, बल्कि ये एवोल्यूशन का नतीजा हो कि एक क्रोमोसोम से जो क्रॉसिंग ओवर पार्ट है उसकी वजह से दूसरे पे परमानेंटली अटैच हो गया। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें बचत कहां हुई, वो पर्सन बच क्यों गया? देखिए, अगर मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी एक बात बताई थी, अगर एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे पर लग गया है लेकिन वो अगली नस्ल में चले गए हैं, इसका मतलब है जीन बैलेंस बरकरार है। और जीन बैलेंस अगर बरकरार है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन नॉर्मल लिहाज से बिहेव कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एवोल्यूशन के दौरान इंट्रॉन्स ने क्रोमोसोमल सेगमेंट शिफ्ट किए भी, तब भी जीन बैलेंस मेंटेन रहा, और ये एक नतीजा हो सकता है ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन का। जी बेटा। और सर हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने बताया था कि प्यूरिन और पायरिमिडीन क्यों मतलब पेयर करते हैं और प्यूरिन प्यूरिन से नहीं करता। लेकिन वो था कि वो डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन करना था जो उसका आइडियल था जिस टाइम। लेकिन जब अब लूप बनाना होता है आरएनए का, तो उसमें क्या क्या पड़ गया कि एडेनिन ने जो है वो थाइमिन के साथ ही बनाना है, वो तो पायरिमिडीन के साथ मतलब प्यूरिन और प्यूरिन भी तो बना सकते हैं ना? जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो है ना, वो किसी भी उसको फोल्ड करने का मकसद डोमेन्स बनाना है, ठीक है। किसी भी आरएनए को फोल्ड करने का मकसद वो डोमेन्स बनाना है। ऑब्वियसली हमने आरएनए को कौन सा हमने डबल स्ट्रैंड करना है, तो उसका मकसद बेसिकली डोमेन्स बनाना है। तो अब डोमेन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली अगर आप गौर करें ना, खासतौर पर ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो डोमेन्स पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में बनती हैं जहाँ पे नॉन कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स एक दूसरे के क्रॉस में आ रहे होते हैं। गौर कीजिएगा ज़रा इस बात के ऊपर। अगर मैं आपको ट्रांसफ़र आरएनए की भी बताऊँ तो इसमें गौर कीजिए कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसमें ये जो आ रहे हैं ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे ए के क्रॉस में ए आ रहा है, जी के क्रॉस में जी आ रहा है, ये जी है, ये जी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सी के क्रॉस में ए आ रहा है। मतलब अब ये एक रैंडम सी वो है अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स की, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नॉन कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के सामने लाना एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि पर्पसफुल है, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया की कोई डोमेन बन सके और उस डोमेन के जरिए हम उससे यूज ले सके। फॉर एग्जांपल एक आपको बताता हूँ, ये जो एरिया है, ये एरिया
किससे जाकर अटैच होता है? राइबोसोम से। ट्रांसफर आरएनए का ये एरिया राइबोसोम से जाकर अटैच होता है। अगर ये लूप नहीं है तो आप ट्रांसफर आरएनए को जो मर्जी कर लें, आप राइबोसोम से अटैच नहीं कर सकते। ये जो है ये एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको आप एक्टिवेशन एंजाइम कहते हैं, ये उसके साथ जाकर अटैच होता है। अब अगर ये लूप नहीं है देन इट मींस यू कैन नॉट अटैच दिस ट्रांसफर आरएनए टू द एक्टिवेशन एंजाइम। और फिर इसको देखिए, ये एंटीकोडॉन है और आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली जो जब आरएनए को फोल्ड किया जाता है, अब आप गौर कीजिए, ये पर्पसफुल है। इसमें गौर करने की बात क्या है, ये देखिए, ये जो है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इस वाले स्ट्रैंड को इस तरह फोल्ड किया जाता है कि ये इसके क्रॉस में आ जाता? इसको पर्पसफुली इस तरह से फोल्ड किया गया कि इसकी डोमेन्स बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे पर्पस भी तो देखे ना कि उसके पीछे उसको फोल्ड करने का पर्पस क्या है और क्या उससे इस्तेमाल लिया जा रहा है। ये उसका बेसिकली आंसर बनेगा कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम आरएनए को इतनी एहतियात से फोल्ड करें कि जी उसके सामने पायरिमिडीन ना आए और प्यूरिन ना आए। बिल्कुल आपका सवाल लॉजिकल है कि वो तो डीएनए है और डीएनए इज अ बिग डील, डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, लेकिन यहां आरएनए को बेसिकली राइबोजाइम बनाने के मकसद से यह काम किया जाएगा। जी बेटा, अल्लाह अकबर। और सर जो बैक्टीरिया ना उसके एक जीन से एक ही प्रोटीन बनती है ना, क्योंकि उनमें स्प्लाइसिंग होती ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा। हाँ, मैं आपको दिखाने लगा था, ये देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, अब इसको हम बज़ाहिर उस तरह नहीं समझ सकते, लेकिन आप इसमें फोल्डिंग्स देखें, लूप्स देखें, उस ट्रांसफ़र आरएनए की जो है वो का रुख देखें। अब वो बज़ाहिर यूँ लग रहा है जैसे ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो राइट साइड पर जा रहा है। इट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू द राइट साइड, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू द बैक ऑफ द पेज। ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें वो इस तरह नज़र आ रहा है। तो हमारे इस बुक के ऊपर कुछ मजबूरियाँ होती हैं चीज़ों को समझने की ना, तो वो हमें एक्चुअली जो है वो, ये देखिए, ये अब जो है वो राइबोसोम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब हम एज्यूम ही नहीं कर सकते कि ये भी राइबोसोम हो सकता है, लेकिन ये असल राइबोसोम है जिसके साथ जो है वो राइबोसोमल आरएनए जिसके अंदर मौजूद होता है। और ये असल में वो चीज़ है कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और कंप्यूटर मॉडल है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी फंक्शनल प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब के सब जो हैं वो 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं, इंक्लूडिंग राइबोजाइम्स। जी बेटा, क्लियर है? कल मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को वो जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के साथ मिला के पढ़ा दूं। आज हमारा जो वक्त है वो राइबोजाइम्स ने खा लिया, बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।